आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ठीक है, यानी विद्युत चुंबक का बात हो रही है, उसकी ध्रुवता, चुंबक में दो ध्रुव होती है, एक नॉर्थ दूसरा साउथ होती है, तो ऐसी कौन सी कारक है जो उसकी ध्रुवीयता को प्रभावित करती है, यह पूछा क्वेश्चन में। तो उससे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक है कि अस्थायी चुंबक है। ठीक है, स्थायी चुंबक है कि अस्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक जैसे हुआ आपका लाउड स्पीकर, उसमें स्थायी चुंबक होता है, और अस्थायी जैसे मोटर जनरेटर हुआ ना, उसमें अस्थायी चुंबक होता है। ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी जानने से पहले आपको फिर यह भी जानना पड़ेगा कि यह हमारा प्राकृतिक चुंबक है कि कृत्रिम द्वारा बनाया गया चुंबक है, यह जानना पड़ेगा। पर उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि चुंबक है क्या, जानना पड़ेगा कि नहीं, है ना। टॉपिक लिखिए, चुंबक चुंबक लिखकर डैश मारिए, लिख लिए। देखिए हर एक चीज सिस्टमेटिक बता रहे हैं, जैसे जैसे बताएंगे उतारते जाना है, समझते जाना है। ठीक है, तो चुंबक का खोज आज से लगभग 800 ईसा पूर्व, कितना ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व मैग्नेशिया नामक जगह पर, मैग्नेशिया का नाम सुने हैं, कहां है हमें भी नहीं पता, है ना, पर सुने हैं। कहां पर, मैग्नेशिया नामक जगह पर, यानी ये आपका मैग्नेशिया क्या है, एक स्थान है कि नहीं। तो आज से लगभग 800 ईसा पूर्व मैग्नेशिया नामक जगह पर एक पत्थर पाया गया। क्या पाया गया, एक पत्थर, और मैग्नेशिया यानी उस स्थान पर पाए जाने की वजह से इसका नाम पड़ा मैग्नेटाइट। क्या पड़ा, मैग्नेटाइट, और जिसे हम भारतीय या तो फिर कहीं अभी पूरा विश्व चुंबक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, चुंबक के नाम से। ये पत्थर और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहा जाता है लोड स्टोन। क्या, लोड स्टोन। और इस लोड स्टोन का उपयोग सर्वप्रथम जो समुद्रों में जो नाविक होते हैं ना, नाविक, बताइए, वो समुद्र के अंदर चल गए मछली पकड़ने, घर उन्हें वापस आना है, वहां तो कोई रास्ता होता नहीं है ना। आप सुने होंगे समाचार में, सुने ना कि इस बार इस महीना में इतना सारा मछुआरे लापता है ना, दिशा भूल जाते हैं वे। तो सबसे पहले ये जो लोड स्टोन नाम का पत्थर था, इसका यूज किया गया कहां पर, समुद्र में नाविकों ने किया। किस कारण से, दिशा की पता लगाने के लिए, दिशा की पता लगाने के लिए। यानी इसका उपयोग किस प्रकार से किया गया, दिशा सूचक के रूप में। किस प्रकार से, दिशा सूचक के रूप में। सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा, समुद्र के नाविकों ने, यानी जो मछुआरे होते हैं ना, मछली पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जो जाते हैं, उसने किया था इस पत्थर का यूज, इस लोड स्टोन पत्थर का यूज। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए
एक चुंबक को, मान लीजिए ये आपका चुंबक है, इसको यदि किसी धागे के सहारे लटका दिया जाए तो ये हमेशा दो पोल का निर्माण करेगा। बोलने का मतलब आप इसको घुमा के छोड़ दीजिए, हमेशा ये एक ही दिशा में ठहराव इसका होगा। एक होगा नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ ये दिशा पर, और दूसरा साउथ में, ठीक है, यानी एन और एस में, इस प्रकार से। मतलब देखिए अभी आप बुंडू पे हैं, आपको पता है आपकी गांव कौन सी दिशा में है, आपकी घर कौन सी दिशा में है, ठीक है, और अभी आप समुद्र के अंदर है, तो आप इसको इस प्रकार से खड़ा करके जिधर ये दिशा बता रहा है उधर ही चलते जाना है, अपनी नाव को बढ़ाते जाना है। मतलब आपको पता है कि हमारी एरिया कौन साइड पर है, कोई भी पूरब हो पश्चिम हो, है ना, तो यदि आपका दक्षिण है या तो फिर उत्तर है, चाहे पश्चिम हुआ, तो नॉर्थ और साउथ, यानी ये जिधर ठहरा होगा उधर नहीं जाना है, उसके ऑपोजिट चल जाना है जिधर आपका दिशा होगा। इस तरीके से उन लोग इसका यूज किया था सर्वप्रथम दिशा सूचक के रूप में। किसने किया था? समुद्रों के नाविकों ने। किस प्रकार से, देखिए उन्होंने क्या किया था, चुंबक को इस प्रकार से रखा, है ना, और इसको एक धागे की सहायता से, एक धागे की सहायता से इसको क्या किया, लटकाया, ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने देखा इसको लटकाया तो उन पर दो ध्रुव का निर्माण हो गया। दो ध्रुव का निर्माण किस प्रकार से, एक नॉर्थ तरफ एक साउथ तरफ। ये चीज पहले से ही पता था, ठीक है, पहले ही इसका प्रैक्टिकल यूज किया था। अब डायरेक्टली समुद्र के अंदर जाने के बाद तो कर नहीं सकता है, पहले से पता था कि चुंबक में दो ध्रुव का निर्माण होता है, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, यानी हमेशा ये उत्तर दिशा में ही इसका ठहराव होगा, इसका दक्षिण दिशा में ही ठहराव होगा, है ना। तो इसी प्रकार से उन लोग क्या किया, एक धागे की सहारा से इस चुंबक को लटकाया। लटकाने के बाद देख रहा है कि एक जो उसकी छोर है वो नॉर्थ की तरफ चल गई और दूसरा साउथ की तरफ चल गई। मतलब इस प्रकार से दो ध्रुव का निर्माण हुआ, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। अब प्रैक्टिकली आइए, प्रैक्टिकली किस प्रकार से, ये आपका चुंबक है ना, चुंबक है ना। अब यदि इस चुंबक के सामने छोटी छोटी लौह पदार्थ के चूर्ण कोई मान लिया जाए इस प्रकार से रखी जाएगी, तो आप हमें बताओ ये जो लौह पदार्थ है इसको क्या चुंबक का अपनी ओर आकर्षित करेगी, करेगी ना। मतलब चुंबक होगी तो जरूर आकर्षित करेगी। इसी गुण को, किस गुण को, आकर्षित करने का गुण को, किसको, जो चुंबकीय पदार्थ है, जो लौह पदार्थ है, उसको आकर्षित करने की गुण को ही कहा गया क्या, चुंबकत्व। क्या कहा गया, चुंबकत्व। यानी चुंबकत्व क्या है, आकर्षित करने का गुण। बताइए, यहां तक डाउट है, डाउट है क्या, नहीं है। यानी कि चुंबक का खोज कब किया गया था, 800 ईसा पूर्व। कौन सी जगह पर, मैग्नीसिया नामक स्थान पर। यदि पूछा जाए कि भारत में कहां पर, भारत में कहां पर, तो याद रखना है एक है आपका तमिलनाडु पर और दूसरा है आपका उड़ीसा पर, है ना। तो ये दोनों ही जगह पर भारत में पाई जाती है ये पत्थर अधिकतम मात्रा में। कौन सी पत्थर, लोडस्टोन नाम का पत्थर, ठीक है। और ये मैग्नीशिया में पाए जाने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, मैग्नेटाइट। पर हम उसे जानते हैं किस नाम से, चुंबक के नाम से। दूसरी बात, लोडस्टोन का उपयोग सर्वप्रथम कहां किया गया था, दिशा सूचक के रूप में। किसने किया था, समुद्र के नाविकों ने, यानी मछुआरों ने, ठीक है। और जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक एक धागे की सहायता से लटका दिया जाता है तो उसमें दो पोल का निर्माण होता है हमेशा,
क्या क्या, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, ठीक है, यानी दो ध्रुव का निर्माण होता है। तो वे जो चुंबक है क्या करता है, छोटे छोटे लोह चुंबकीय पदार्थ यानी कहिए कि लोह पदार्थ को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और उसी आकर्षित गुण को क्या कहा जाता है, चुंबकत्व कहा जाता है ना। जैसे मनुष्य हम भी हैं, आप भी हैं, सभी में अपना अपना गुण है, कहते हैं ना वो लफंगा है, वो अच्छे आदमी है, कहता है ना, ये सब गुण हुए, पर है तो आदमी ही ना। इस प्रकार से जो चुंबकत्व होगा वो आकर्षित करने का गुण को कहा जाएगा। बताइए यहां तक डाउट उतारिए। हो गया ना। अब हमें चुंबक की तो प्राप्ति हो गई, हुई कि नहीं। तो ये जो चुंबक पाया गया ये नेचुरल तरह से पाया गया, यानी प्राकृतिक रूप से पाया गया कि नहीं। देखिए अब हमें चुंबक की प्राप्ति तो हो गई, प्राप्ति हुआ कि नहीं, किस रूप में, प्राकृतिक चुंबक के रूप में, यानी वो चुंबक जिसको मनुष्य ने नहीं बनाया। तो कौन बनाया, भगवान ने, है ना, यानी प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुआ उसे हम जानते हैं एक लोड स्टोन नाम से, ठीक है, दूसरा जानते हैं हेमेटाइट नाम से, हेमेटाइट यानी Fe2O3, तीसरा है मैग्नेटाइट, ये है आपका Fe3O4, यानी जो प्राकृतिक रूप से चुंबक पाई गई, एक क्या लोडस्टोन, एक क्या हेमेटाइट, एक क्या मैग्नेटाइट। इसका रासायनिक सूत्र भी पूछता है। हेमेटाइट का क्या होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4। ठीक है, ये तो पाया गया प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक चुंबक, पर इसमें शक्ति कम होने की वजह से, शक्ति जो पावर जो प्रबलता कम होने की वजह से मनुष्य ने अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक का निर्माण किया, यानी किस रूप में, जिसको कहा जाता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मतलब जिसको मानव ने निर्मित किया, मनुष्य ने बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि प्राकृतिक चुंबक में शक्ति कम थी, तो शक्ति को बढ़ाने के लिए मनुष्य ने किसका निर्माण किया, कृत्रिम चुंबक का। किस रूप में, एक बनाया इन्होंने अस्थायी चुंबक, और एक बनाया अस्थायी चुंबक। ठीक है, एक क्या बनाया, स्थायी चुंबक, एक क्या बनाया, अस्थायी चुंबक। ठीक है, अस्थायी चुंबक मतलब जिसमें कि परमानेंट मैग्नेट होती है। क्या होती है, परमानेंट मैग्नेट। जैसे आपका हुआ एयरफोन, लाउड स्पीकर, है ना, इसमें परमानेंट मैग्नेट होती है कि नहीं। तो ये क्या हुआ, स्थायी चुंबक। ठीक है, फिर इन्होंने ही निर्माण किया, यानी मनुष्य ने, किसका, अस्थायी चुंबक, जिसको आज हम जानते हैं विद्युत चुंबक के नाम से। किस रूप से, विद्युत चुंबक के नाम से। ठीक है,
और स्थायी चुंबक में क्या होती है? परमानेंट मैग्नेट होती है। लिखते चलिए। जैसे बता रहे हैं, जिस तरीका से बता रहे हैं वैसे ही उतारिएगा, याद करने में सुविधा होगा, वरना बुक में तो ढूंढते फिरते रहिएगा और इतना सारा चीज नहीं मिलेगा। उतार लिए? देखिए अब आगे। तो कृत्रिम प्रकार से दो प्रकार की चुंबक बनाएगी, एक स्थायी, दूसरा अस्थायी। जो स्थायी चुंबक बनाएगी ये एक बनाई गई आपका कार्बन स्टील से, और एक बनाई गई कोबाल्ट स्टील से। एक कार्बन स्टील से, दूसरा कोबाल्ट स्टील से, ठीक है। और इसी कार्बन स्टील को ही फौलाद की छड़ भी कहा जाता है। फौलाद की छड़ याद रखिएगा, उसको कहा जाता है फौलाद की छड़ भी। जो आप लोग ढलाई वगैरह में यूज करते हैं ना, वो किस प्रकार का छड़ है? फौलाद की छड़। यानी उसमें है क्या? कार्बन और स्टील, यानी वो कार्बन स्टील की बनी हुई है। याद रहेगा? आगे सुनिए। तो ये जो अस्थायी चुंबक बनाई गई किसका? कार्बन स्टील और कोबाल्ट स्टील का। इसमें भी देखी गई कि इसकी भी शक्ति जैसे प्राकृतिक चुंबक में थी उससे थोड़ी सी मात्रा में, पर कम ही थी। समझ रहे हैं? कम थी। इसी वजह से क्या किया गया, इसमें मिश्र धातु के रूप में, यानी जो चुंबक बनाया उन्होंने स्थायी चुंबक, उसमें मिश्र धातु के रूप में दो चीज मिक्स किया। एक एल्निको और दूसरा एल्को नेक्स, AlCONC है। याद रखिएगा, ई नहीं है, ये सी है। तो मिश्र धातु के रूप में क्या ये यूज किया? एक एल्निको, दूसरा एल्कोनेक्स। मतलब एल्निको में एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन धातु यानी लौह धातु का मिश्रित पदार्थ था। एल्निको जो मिश्र धातु के रूप में हमने बनाया, जो मिश्र किया, कहां पर? स्थायी चुंबक में। वो किस किस चीज का बना हुआ था? एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट, आयरन। यही से समझिए। Al एल्यूमिनियम, Ni निकेल, निकेल जो भी कहिए, CO कोबाल्ट। दूसरी क्या है? एल्कोनेक्स। एल्कोनेक्स में देखिए एल्यूमिनियम है, कोबाल्ट है, कॉपर और एक आयरन। इसको याद रखना पड़ेगा। क्या क्या? AlCO से तो पता चल रहा है एल्यूमिनियम और कोबाल्ट है, पर आगे C भी है, उससे याद रखना है कि कॉपर भी है। और यदि वो अस्थायी चुंबक है तो आयरन की मात्रा तो पक्का होगी। समझ रहे हैं? इसीलिए आयरन दोनों में है, एल्निको में भी और एल्कोनेक्स में भी। बात को समझे कि नहीं? समझ गए? तो स्थायी चुंबक में मिश्र धातु के रूप में मिलाई गई दो पदार्थ, क्या क्या? एल्निको और एल्कोनेक्स। क्यों? ताकि उसकी शक्ति को बढ़ाई जा सके। पर जो अस्थायी चुंबक था, जो विद्युत चुंबक था, इसका निर्माण कैसे हुआ? कैसे? एक क्या किया, एक कोर लिया, कोर लौह पदार्थ का, स्टील का, है ना? कोर स्टील का नहीं, लौह पदार्थ का होता है, आयरन का होता है। जैसे मोटर जनरेटर के अंदर जो होती है ना, वैसी कोर। तो इस पर इन्होंने एक वायर लपटा इस तरीके से,
देख रहे हैं ना। अब इस वायर से होकर करंट का फ्लो करा रहा है, किसका, करंट का फ्लो। तो इन्होंने देखा कि जैसे ही करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ इस मैग्नेट पर, मतलब इस कोर पदार्थ में दो ध्रुव का निर्माण हुआ। दो ध्रुव का क्या क्या, एक तरफ हुआ नॉर्थ, दूसरे तरफ हुआ साउथ। समझ रहे, यानी जैसे इस पर लपेटकर इस वायर में इन्होंने करंट का प्रवाह कराया तो इस कोर में, मतलब इस चुंबकीय पदार्थ में दो ध्रुव का निर्माण हुआ, मतलब मैग्नेट का निर्माण हुआ। करंट की प्रवाह की वजह से इस कोर में मैग्नेट का निर्माण हुआ, मतलब कि उस पर दो ध्रुव का निर्माण हुआ। क्या क्या, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। अब इन्होंने क्या किया, और एक कुंडली बनाया, मतलब और एक कोर लिया और उस पर भी एक कॉइल को लपेट दिया इस तरह से। समझ रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, पहले जो फर्स्ट बार उन्होंने किया था करंट का फ्लो इधर से, समझ रहे हैं बात को। अब क्या किया, करंट का फ्लो इधर से, इस तरीके से, मतलब यहां प्रवेश यहां निकल रहा है। तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि अब जो नॉर्थ पोल बन रही है यहां पर, साउथ पोल बन रही है यहां पर। बात को समझे कि नहीं, समझे ना। बोलने का मतलब है धारा में प्रवाह की दिशा बदलने पर, किसकी दिशा, धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा बदलने पर कोई भी चुंबक का उसके ध्रुव में भी परिवर्तन आ जाती है। क्या होता है, नॉर्थ साउथ बन जाता है और साउथ नॉर्थ बन जाता है। और यही क्वेश्चन पूछा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए आज का, क्या क्वेश्चन पूछा है। पूछा क्या है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है। बताइए कौन सा कारक करता है, कौन सा कारक, धारा की दिशा। यानी कि धारा की दिशा यदि बदली जाए तो क्या होगा, उसकी ध्रुवता में भी परिवर्तन आएगा। बोलने का मतलब साउथ नॉर्थ बन जाएगा और नॉर्थ साउथ बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, वही होगा आपका राइट आंसर। और ये कौन सी चुंबक है, विद्युत चुंबक, मतलब अस्थायी चुंबक, मतलब कृत्रिम चुंबक। समझे, इतना याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन तो एक था, है ना, पर इतना पढ़ना पड़ेगा। हो गया, हो गया। अब एक छोटी सी पॉइंट लिखिए। अब इन दोनों के बीच, अस्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक के बीच अंतर भी तो जानना जरूरी है ना। मिटा दे, चलिए लिखिए। एक तरफ लिखिए स्थायी चुंबक और एक तरफ लिखिए अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक को और किस नाम से जाना जाता है, विद्युत चुंबक के नाम से।
ठीक है, टेबल बना लिए, एक तरफ लिखिए, बैठ जाइए सभी। स्थायी चुंबक तरफ लिखिए, इसकी शक्ति नियत होती है। नियत होती है मतलब इसकी शक्ति को बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती है ना। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि किसी भी चुंबक में सबसे ज्यादा शक्ति कहां पर होती है, क्या बता सकते हो? सबसे ज्यादा शक्ति कहां पर होती है? उसकी ध्रुव पर। ध्रुव मतलब एक नॉर्थ दूसरा साउथ, सबसे ज्यादा यहां पर शक्ति होती है। बोलने का मतलब मान लीजिए ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ पोल है, इसमें भी नॉर्थ पोल है, दोनों को सामने लाइएगा, क्या चिपक जाएगा? नहीं, यानी यहां पर सबसे ज्यादा शक्ति होता है दोनों में, तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा, दूर हटाएगा इसको। अब बताओ यदि इसको इस तरह से बदल दिया जाए, एक नॉर्थ दूसरा साउथ, तो क्या चिपक जाएगा? चिपक जाएगा, समझे? यानी कहां पर सबसे ज्यादा ताकत, प्रबलता, शक्ति कहां पर होती है? उसकी ध्रुव पर। ठीक है, लिखे इसकी शक्ति नियत होती है, यानी स्थायी चुंबक की शक्ति नियत होती है, परंतु अस्थायी चुंबक यानी इसकी शक्ति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, चाहे जा सकती है। बोलने का मतलब यदि करंट विद्युत धारा की मात्रा को, मान को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उसका चुंबकत्व गुण भी बढ़ेगा, उसकी शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी प्रबलता भी बढ़ेगी। समझे बात को? दूसरी बात, स्थायी चुंबक तरफ लिखिए, इसकी ध्रुवीयता नियत होती है। मतलब समझिए, ये एक मैग्नेट है ना, स्थायी चुंबक है, इसको चाहे आप कितनों भी टुकड़ा करें, ये हमेशा दो ध्रुव का निर्माण करेगी, एक नॉर्थ दूसरा साउथ। ठीक है, पर उसकी ध्रुवों को कभी बदली नहीं जा सकती। बोलने का मतलब है यदि इधर नॉर्थ है और यदि इधर साउथ है तो हमेशा नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, साउथ साउथ ही रहेगा हमेशा। ठीक है, परंतु अस्थायी चुंबक में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? यदि उसमें धारा की दिशा को बदल दी जाए तो नॉर्थ साउथ बन जाता है और साउथ नॉर्थ बन जाता है। लिखिए इसको भी, इसकी ध्रुवीयता को धारा की दिशा बदलकर, यानी करंट की दिशा बदलकर बदली जा सकती है। बोलने का मतलब है नॉर्थ को साउथ किया जा सकता है और साउथ को नॉर्थ किया जा सकता है। तीसरी बात, स्थायी चुंबक का मूल्य कम होता है, यानी प्राइस। कौन बात कर रहा है जी? क्या मजाक चल रहा है क्या? अस्थायी तरफ लिखिए, मतलब विद्युत चुंबक तरफ, है ना। इसकी
मूल्य अधिक होती है। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? अस्थायी चुंबक की अपेक्षा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका उपयोग यानी स्थायी चुंबक का उपयोग डायनेमो में, चुंबकीय सुई में, मापक यंत्रों में, ईयरफोन में और लाउड स्पीकर में। इतनी सारी बात याद रखना पड़ेगा। इसका उपयोग कहां कहां पर? एक डायनेमो, चुंबकीय सुई, मापक यंत्र, ईयरफोन जो आप यूज करते हैं, और लाउड स्पीकर, है ना। और इसका उपयोग यानी विद्युत चुंबक का उपयोग विद्युत घंटी में, विद्युत घंटी यानी इलेक्ट्रिक बेल देखे हैं, आपके घरों में होंगे। लोग छोटे आदमी है ना, नहीं है। विद्युत घंटी, एक होता है रिले, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, विद्युत चुंबक का उपयोग मोटर और जनरेटर में किया जाता है ना। मोटर और जनरेटर करते हैं ना। मोटर और जनरेटर में वाइंडिंग करते हैं कॉपर का, जैसे सप्लाई देते हैं उसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है इस प्रकार से। उतारिए, हो भी गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या है, यह पूछा है। तो चुंबकीय वाहक बल जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि चुंबकीय फ्लक्स है क्या। चुंबकीय फ्लक्स, उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि विद्युत वाहक बल है क्या। क्या कोई बता सकता है विद्युत वाहक बल क्या है? हाँ, विद्युत वाहक बल क्या है, बता सकता है? सही से, विद्युत वाहक बल क्या है? जो किसी भी वैद्युतिक परिपथ में करंट को आगे चलाता है, चलाने का कार्य करता है। विद्युत वाहक बल फोर्स मारता है ना पीछे से, तभी तो करंट आगे जाता है। उसी प्रकार जो आपका चुंबकीय वाहक बल है ना, चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। फ्लक्स को मतलब जैसे वैद्युतिक परिपथ में करंट चलती थी उसमें, पर यहां पर चुंबकीय फ्लक्स चलेगा, वो गतिमान करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता था? करंट फ्लो करती थी, है ना। पर मैग्नेटिक सर्किट में उसकी फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स गति करेगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए पहले हमें क्या जानना पड़ेगा कि चुंबकीय फ्लक्स है क्या। समझ रहे हैं? लिखिए, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स देख लीजिए, एक बार उतारिएगा, ठीक है। देखिए, हमने एक ले रखा बार मैग्नेट, चाहे मैग्नेट कहिए,
जिस पर दो पोल होगी, क्या क्या, नॉर्थ और साउथ। तो इस पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी क्या होंगी, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ, यानी इस प्रकार से चलेगी कि नहीं, है ना। इधर से भी चलेगी, यहां पर भी चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, यानी इस तरह से साउथ में प्रवेश, और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ गति करती है चुंबकीय बल रेखाएं। चलिए दो ही बनाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इस प्रकार से गति करेगी। अब समझिए बात को, ठीक है। तो यहां पर हमने बनाया 1 2 3 4 चुंबकीय बल रेखाएं, पर बहुत सारी होंगे, ठीक है। तो हमने बनाया कितना, 2 4, ऊपर 4 नीचे 4, यानी 8 ही बनाए, पर बहुत सारी होंगी, समझ रहे। यानी किसी भी चुंबक में जितनी भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी सारे को कहा जाएगा क्या, चुंबकीय फ्लक्स। समझे बात को, जितनी भी उसकी बल रेखाएं होंगी, जितनी भी, बहुत सारे, है ना, तो वे सारे क्या कहलाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स। और इस चुंबकीय बल रेखाएं की जो स्पेस होगी, जो स्थान होगी, यानी यहां से यहां तक की स्थान, मतलब इस चुंबक से यहां तक की स्थान, नीचे से ऊपर तक, ये कहलाएगी आपका क्या, चुंबकीय क्षेत्र। यानी इतना तक ही इसका शक्ति है ना। जैसे ही आप इस चुंबक के सामने एक लोहा को यहां रख देंगे अट्रैक्ट कर लेगा, पर यहां पर रख देंगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी जो क्षेत्र है यहां तक है, समझे। तो चुंबकीय फ्लक्स यदि इसका डिफिनेशन निकालना चाहे तो लिखते चलिए। तो क्या होगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। और यदि पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स को किस चीज से सूचित किया जाता है, तो याद रखना इसको फाई से सूचित किया जाता है। और पूछा जाए कि इसकी मात्रक क्या होती है, तो इसकी मात्रक होती है वेबर। वेबर, ठीक है। यदि 1 वेबर का मान पूछा जाए, यानी 1 वेबर का मान पूछा जाए, तो याद रखना है 10⁸ मैक्सवेल। टेन टू दी पावर 8 मतलब 1 और 8 टू 0, मतलब शायद 1 करोड़ शायद,
देखिएगा चेक करके शायद, मतलब ये मैक्सवेल क्या है समझ लीजिए, मैक्सवेल क्या है समझ लीजिए। मतलब एक वेबर हम लोग तब कहेंगे जब इस मैग्नेट के चारों तरफ 1 करोड़ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, समझे? उसी को कहा जाता है मैक्सवेल यानी चुंबकीय बल रेखाएं। ठीक है, मतलब इस मैग्नेट के चारों ओर कितनी चुंबकीय बल रेखाएं? 10⁸ मैक्सवेल यानी 1 करोड़ चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, तभी हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय फ्लक्स का मान 1 वेबर है। समझ रहे बात को? उतारिए, हो भी गया। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है पता चल गया। किसको कहेंगे? किसी चुंबक में जितनी भी बल रेखाएं होंगी वे सारे क्या कहलाएंगे? चुंबकीय फ्लक्स। और डिफिनेशन के तौर पर क्या? किसी चुंबकीय क्षेत्र, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र, इसके लंबवत तल से चुंबकीय क्षेत्र इधर है, लंबवत तल 90 डिग्री में क्रॉस करेगी, है ना? यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को कहा जाता है चुंबकीय फ्लक्स, जिसको सूचित किया जाता है फाई से, जिसकी मात्रा क्या होती है? वेबर, और 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल। बोलने का मतलब 10⁸ चुंबकीय बल रेखाएं। समझे? अब लिखिए चुंबकीय वाहक बल। यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, या तो फिर इसको कहा जाता है एफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ठीक है, लिख लिए। बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कौन करता है? करंट। तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लो कौन करता है? फ्लक्स, है ना? तो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को फ्लो कौन कराता है? विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। पर मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स को फ्लो यानी गतिमान कौन कराएगा? एमएमएफ यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। लिखते चलिए। जिस प्रकार वैद्युतिक सर्किट में, चाहे वैद्युतिक परिपथ में ईएमएफ का कार्य है करंट को प्रवाह कराना, उसी प्रकार चुंबकीय परिपथ में एमएमएफ का कार्य है, मतलब मैग्नेटिक मोटिव फोर्स का कार्य है फ्लक्स को, मतलब कि फाई को, ठीक है, फ्लक्स को गतिमान कराना,
यदि पूछे किसको सूचित किस चीज से किया जाता है तो याद रखना है एफ एम। एम मतलब मैग्नेटिक, एफ मतलब फोर्स, एफ एम। या तो फिर इसे एस से भी सूचित किया जाता है। अब आते हैं इसके मात्रक पर, देख लीजिए अब। ठीक है, बताइए चुंबकीय वाहक बल हुआ, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट में जो विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ यानी ई का फॉर्मूला, चाहे कहिए भी का फॉर्मूला क्या होता था इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या होता था इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या होता था ई बराबर क्या होता था, चाहे भी बराबर कहिए, भी बराबर क्या होता था, अरे भाई साहब भी बराबर क्या होता था आई आर। कौन से नियम से, ओम्स के नियम अनुसार भी बराबर आई आर होता था क्या नहीं। उसी प्रकार से यहां जो एफएम बराबर होगा यानी चुंबकीय वाहक बल बराबर होगा, क्या होगा एन आई होगा। इसको इसे रिलेक्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा आप लोग। एफ बराबर क्या होगा एन आई, बोलने का मतलब इसको एस से सूचित नहीं किया जाता है, हटा दीजिएगा। एफ एस हुआ पर रिलक्टेंस, यहां पर नहीं, इसको एफएम से ही सूचित किया जाता है। मतलब मान लीजिए एक मैग्नेट है, सॉरी कोर है, जिस पर हम वायर लपेट रहे हैं, इस तरीके से लपेट रहे हैं, तो इस पर लपेटों की संख्या जितनी अधिक होगी, मतलब एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी अधिक होगी चुंबकीय वाहक बल का मान उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात, करंट का मान जितना अधिक होगा चुंबकीय वाहक बल का मान उतना ही अधिक होगा। बोलने का मतलब एन क्या है आपका, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, और आई क्या है करंट। बताइए नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब मीटर में, यूनिट क्या होगा मीटर में, और इसकी आई करंट, करंट किसमें किसमें एम्पियर में। तो आप हमें बताओ इसका जो मात्रक होगा यानी चुंबकीय वाहक बल का जो मात्रक होगा क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एफएम बराबर जब एनआई होता है तो इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं एम्पियर एम्पियर टर्न्स कहिए चाहे एम्पियर मीटर। समझे बात को, कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा एम्पियर टर्न्स भी, वो भी सही है, याद रखिएगा क्या रहेगा एम्पियर टर्न्स। अधिकतर ये मिलेगा आपको एम्पियर टर्न्स, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स मीटर में, यानी कितनी बार आप उसको लपेटें, एक लंबाई होगा मीटर में ना, तो अधिकतर ये मिलेगा आपको एम्पियर टर्न्स। एम्पियर मीटर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आप लोग मार सकते हैं ऑप्शन में।
हो गया। अब क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चुंबकीय वाहक बल की क्या इकाई है। ठीक है, क्या इकाई है, तो आप बताइए। उसमें ऑप्शन में एम्पियर मीटर भी दिया है ना, और एम्पियर टन्स भी दिया है, तो आप किसको आंसर मारोगे, एम्पियर टन्स को, है ना। ये ज्यादा मान्यता है यहाँ पर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, यानी एम्पियर टन्स। ठीक है, ये एम्पियर मीटर बहुत कम जगह पर मिलेगा, चाहे ये मान लो कि मिलेगा ही नहीं, पर नंबर ऑफ टन्स मीटर में ही होता है, याद रखना ये भी, है ना। अब बताइए, विद्युत वाहक बल पता चल गया कि नहीं, मतलब कि विद्युत वाहक बल से जो रिलेट किए चुंबकीय वाहक बल पता चल गया, चला ना। तो अब रेजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए, मतलब जो वैद्युतिक सर्किट में जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते थे, तो चुंबकीय परिपथ में उसको क्या कहा जाएगा ये भी पता होना चाहिए, है नहीं। तो लिखिए प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस जिसको कहा जाता है प्रतिष्ठम, निमी शब्द है प्रतिष्ठम। हो गया। बताइए, वैद्युतिक सर्किट में प्रतिरोध किसको कहा जाता था, जो धारा के प्रवाह में जो बाधा डालता था। पर यहां पर कौन प्रवाह हो रहा है चुंबकीय सर्किट में, चुंबकीय फ्लक्स, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स के गतिमान होने में जो बाधा डालेगा उसको क्या कहा जाएगा, प्रतिष्ठम, यानी रिलक्टेंस। ठीक है, लिखिए, जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध का कार्य है धारा के प्रवाह में बाधा डालना, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस का कार्य है फ्लक्स के चलन में बाधा डालना। ठीक है, और इसको सूचित किया जाता है आर एम से, रेजिस्टेंस है पर मैग्नेटिक सर्किट में इसलिए आर एम से, और इसको सूचित किया जाता है एस से। यदि इसका मात्रक पूछे तो देखिए मात्रक कैसे निकलेगा, देख लीजिए आप। बताइए, इलेक्ट्रिक सर्किट में, इलेक्ट्रिक सीकेटी यानी सर्किट में प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता था, आर बराबर क्या, आर बराबर ओम के नियम अनुसार बताइए ना, आर बराबर भी बाई आई नहीं होता था, ऊपर भी नीचे आई आर, तो आर बराबर भी बटा आई, है कि नहीं।
तो R बराबर V बटा I लिख सकते हैं। पर बात हो रही है मैग्नेटिक सर्किट की, मैग्नेटिक सर्किट की। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता था, यहां पर किससे सूचित किया जाएगा? RM से, है कि नहीं? पर इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट यानी विभव क्या है? V है। पर यहां पर विभव यानी विद्युत वाहक बल, सॉरी चुंबकीय वाहक बल यानी MMF क्या है? क्या है? F M है कि नहीं? देखिए इससे पिछला पॉइंट बता चुके हैं ना, क्या है? चुंबकीय वाहक बल जिसको डिनोटेड किया जाता है FM से। वहां पर विद्युत वाहक बल क्या था? V था, वोल्टेज V था ना। यहां पर चुंबकीय वाहक बल होगा यानी FM होगा कि नहीं? वहां पर करंट I था, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा था। यहां पर किसका फ्लो हो रहा है? किसका फ्लो हो रहा है? फ्लक्स का। तो एक फॉर्मूला हमारा निकल के आ गया, ये आया कि नहीं? दूसरी बात, RM बराबर FM, FM बराबर पता है आपको, FM बराबर NI होता है कि नहीं? यानी RM बराबर NI बटा फाई लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? तो अब बताइए, NI मतलब एम्पियर टर्न्स, I मतलब एम्पियर, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, यानी ऊपर आपका एक बना क्या? एम्पियर टर्न्स बना, प्रति क्या? वेबर, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। वेबर, ठीक है? हुआ नहीं है। इसके अतिरिक्त कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा एस का फॉर्मूला, तो एस का फॉर्मूला भी लिख डालिए। एस बराबर होता है L बटा म्यू इंटू ए, ठीक है? एस तो हुआ आपका रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम, ठीक है? L क्या हुआ? लेंथ, ए क्या हुआ? एरिया, और म्यू क्या हुआ? चुंबकशीलता। जैसे वहां पर हमने पढ़ा था ई के बारे, है ना? तो यहां पर क्या होगा? चुंबकशीलता। और इसकी और एक फॉर्मूला होती है, एस बराबर L बटा म्यू जीरो इंटू म्यू आर इंटू ए। और म्यू जीरो इंटू म्यू आर आया कहां से? क्योंकि म्यू का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर म्यू जीरो इंटू म्यू बराबर होता है म्यू जीरो इंटू म्यू आर। कोई पूछेगा आपसे कि म्यू जीरो क्या है, तो बोलना है आपेक्षिक चुंबकशीलता। यदि कोई पूछे आपसे कि म्यू आर क्या है, तो बोलना है सापेक्षिक चुंबकशीलता। याद रहेगा? उतारिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बोरिंग तो नहीं हो रहा है? यदि 5 क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा जाए तो फिर क्या पढ़ेंगे बताइए, है कि नहीं? 5 क्वेश्चन तो होना चाहिए कम से कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंडक्टर यानी प्रेरकों का संयोजन है ना? है ना? 3 इंडक्टर है, L1, L2 और L3। उस सबको कौन सी क्रम में जोड़ा गया है पूछ रहा है? श्रेणी क्रम में, ठीक है? तो उससे पहले आपको जानना पड़ेगा प्रेरकों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। लिखते चलिए, प्रेरकों का संयोजन यानी इंडक्टर का कनेक्शन तो प्रेरकों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपका श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम।
और श्रेणी क्रम मतलब कि इंडक्टर को बता चुके हैं। इंडक्टर का जो सिंबल होता है इस तरीके से होता है, बताएं शुरुआत में, याद कीजिएगा। तो श्रेणी क्रम मतलब इंडक्टर को इस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, मतलब L1 L2 L3 इंडक्टर को L से सूचित किया जाता है और उसकी जो सिंबल होता है इस तरीके से होती है। इंडक्टर बनता कैसे है, जैसे किसी कॉपर वायर को लपेट देंगे इस तरीके से तो हमारा निर्माण हो गया क्या, इंडक्टर का, ठीक है। और समांतर क्रम की बात करी जाए तो उसका जो कनेक्शन होगा कुछ इस प्रकार से होता है। L1 L2 L3, ठीक है। यदि इसका टोटल इंडक्टेंस मान निकालने के लिए कहा जाए, जैसे हम लोग टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालते थे, टोटल कैपेसिटेंस का मान निकालते थे, उसी प्रकार इस इंडक्टर यानी प्रेरक का प्रेरकत्व मान यानी इंडक्टेंस मान निकालने के लिए कहा जाए तो याद रखना है LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 होता, मतलब इस प्रकार से होगा। L3 तक क्यों, क्योंकि 3 ही इंडक्टर है इसलिए L3 तक ज्यादा होता और ज्यादा लेते। दूसरी बात, समांतर क्रम में 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3, क्योंकि 3 ही इंडक्टर है इसलिए 3 तक ही जाएंगे। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला निकल के आता है। हो गया, हो गया। तो बताइए क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इंडक्टर L1 L2 और L3 कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में टोटल प्रेरकत्व का मान यानी टोटल इंडक्टेंस का मान क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, श्रेणी क्रम में है तो यही होगा ना, LT बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट है ये, चलिए 15 मिनट में फाइनल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परमियंस की इकाई क्या है, ठीक है, किसकी, परमियंस की। तो लिखिए परमियंस। लिख लिया परमियंस। इससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि चालकता क्या चीज है। तो बताइए चालकता क्या चीज है, चालकता किसको कहा जाता है, सुगमता, यानी जो करंट की फ्लो में जो सहायता करता है, जो विद्युत धारा की प्रवाह में जो सहायता करता है, जो सुगमता लाता है, उसी को कहा जाता है चालकता। उसी प्रकार परमियंस किसको कहा जाएगा, जो चुंबकीय फ्लक्स के गतिमान होने में जो सहायता करता है, वहां पे करंट चलती थी उसको सहायता करता था कौन, कंडक्टेंस यानी चालकता। यहां पर चुंबकीय फ्लक्स चल रही है, इसको सहायता करेगा कौन, परमियंस, ठीक है। तो लिखिए
जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट यानी सीकेटी में कंडक्टेंस यानी चालकता का कार्य है करंट को करंट का लिखिए, करंट की लिखिए, करंट की प्रवाह में सहायता करना, उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस की कार्य है चुंबकीय फ्लक्स की गतिमान में सहायता करना। इसको सूचित किया जाता है रो से तथा इसका मात्रक। अब मात्रक निकालना पड़ेगा, देख लीजिए, बताइए इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस को किस चीज से सूचित किया जाता था? किस चीज से? जी से। और जी बराबर क्या होता था? 1/R। ठीक है। पर मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस को किससे सूचित किया जाता है? रो से। वहां पर 1/R होता था, मतलब 1 प्रतिरोध होता था। तो यहां पर 1 क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिक सर्किट में जो प्रतिरोध था चुंबकीय परिपथ में, उसको रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम कहा जाता है कि नहीं? और प्रतिष्ठम को सूचित किया जाता है Rm से, है ना? तो यहां पर रो बराबर 1/Rm होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अब बताइए, यहां पर यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में R बराबर V/I होता था कि नहीं? तो मैग्नेटिक सर्किट में Rm बराबर क्या होगा? V मतलब Fm, I मतलब phi होगा कि नहीं? है ना? तो बताइए यहां पर रो बराबर 1/Rm यानी Rm की उल्टा को phi/Fm लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना? यानी phi/Fm। बोले यहां तक डाउट है? नहीं है। अब बताइए इसको यदि हम लिखना चाहें तो रो बराबर phi तो रहेगा ही, पर Fm का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? Fm बराबर Ni होता है, Ni होता है। तो इस तरह से आपको फाइनली फॉर्मूला 3 को निकल के आता है। अब बताइए यहां पर क्या परमियंस का जो यूनिट होगा, जो मात्रक होगा,
वो निकालने में कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं। तो आप हमें बताओ फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर, और ये चुंबकीय वाहक बल यानी एनआई का यूनिट क्या होगा, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब एम्पियर, यानी जो फाइनली जो हम लोग का यूनिट निकल के आता है क्या, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, है कि नहीं, वेबर पर एम्पियर टर्न्स निकल के आता है। अब क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परमियंस की इकाई क्या है, परमियंस की इकाई क्या है, तो बताइए वेबर पर एम्पियर टर्न्स कौन सी ऑप्शन में है, बी, बी फॉर बोलना, यानी वेबर पर एम्पियर टर्न्स, इस तरह से परमियंस का यूनिट निकल के आता है। हो गया, हो गया ना। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, तीन कैपेसिटर है, कैपेसिटर है और कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। कैपेसिटर को कितने प्रकार से कनेक्शन किया जाता है, मूलतः यानी सामान्यतः दो, एक समांतर, दूसरा श्रेणी क्रम। समांतर में क्या फॉर्मूला होता था, समांतर में क्या फॉर्मूला होता था, Ct बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तीन है तो तीन, अधिक होता तो डॉट 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 n, है ना। श्रेणी का क्या फॉर्मूला होता था, 1/Ct बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक चीज गौर किए आप, गौर किए, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, प्रतिरोध और प्रेरक सेम, सेम सीरीज और समांतर कनेक्शन दोनों का सेम, पर कैपेसिटर का चेंज हो जाता है। जो प्रतिरोध का सीरीज होता है वो कैपेसिटर का पैरेलल बन जाता है, जो उसका पैरेलल होता है वो इसका सीरीज बन जाता है। और आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीन कैपेसिटर है इस प्रकार से, है ना, कौन सी क्रम में है, सीरीज में। इसका यूनिट, इसका मान है, वैल्यू है 10 माइक्रो फेरड, इसका वैल्यू है 20 माइक्रो फेरड, इसका वैल्यू है 10 माइक्रो फेरड। फेरड माइक्रो फेरड व्यवहारिक इकाई है किसका, संधारित्र का। और एक व्यवहारिक इकाई होता है कि क्या होता है, पिको फेरड होता है। बताइए यदि ये श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये होता है तो टोटल कंडक्टेंस का मान निकाल सकते हैं आप, यानी 1/C1 Ct बराबर 1/C1 यानी 1/10, 1/C2 यानी 1/20 प्लस 1/10, है कि नहीं। 1/Ct बराबर 10 20, 10 का एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा। 10 दूना 20, 2 एका 2, 20 एका 20, 1 एका 1 प्लस 10 दूना 20, 2 एका 2। तो इस तरह से हमारा निकल के आता है ये 5/20। 1/Ct बराबर 5/20, तो Ct बराबर क्या हम कह सकते हैं, 20/5। 20 को 5 से काटेंगे तो 4 आएगा, यानी जो Ct का फाइनली हमारे निकल के आता है 4। बताइए क्या होगा यूनिट, माइक्रोफेरड, क्योंकि ये तीनों माइक्रोफेरड में ही दिया हुआ है, यानी 4 माइक्रो फेरड। इस तरह से, ठीक है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कल करेंगे नेक्स्ट, ठीक है।
पढ़ेंगे बढ़िया से तो पढ़िएगा, पढ़िएगा ना। एक कहावत सुने हैं, कहावत नहीं, किसी बड़े आदमी ने कहा है, क्या कहा है? तैयारी यदि अच्छी हो तो परिणाम का पता पहले से ही चल जाता है ना। तैयारी यदि अच्छी हो तो परिणाम का पता पहले से ही चल जाएगा, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि आपका तैयारी कैसा था, है ना। रिजल्ट आने के बाद पता चल जाता है कि आपने एक साल के अंदर क्या तैयारी करी थी, पता चलता है कि नहीं। याद रखना इस बात को, इसलिए तैयारी पहले से ही कीजिए ताकि आपका जो परिणाम आएगा पहले से ही पता चलना चाहिए, है कि नहीं।